नमस्कार साथियों, हमने अपने पहले वीडियो में ये देखा था कि स्थिर वैद्युत की क्या है। उसके बाद हमने जाना कि आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं और धन आवेश और ऋण आवेश बनते कैसे हैं, धन आवेश और ऋण आवेश की परिभाषा क्या होती है। तो अब हम अपने अगले वीडियो में वहीं से कहानी को शुरू करेंगे। और अगर आपको तमाम मेरी वीडियोस मिलती रहे, अगर ऐसा चाहिए तो आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आपको YouTube में जाना है और सर्च करना है फिजिक्स विद हेमंत सर लखीसराय और हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना है। और हिट करने के बाद आपको तमाम वीडियोस लाइक करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखकर चीज़ें समझ पाएँ और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को दुरुस्त कर पाएँ। तो वंदे मातरम दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। आइए, हमने पिछले वीडियो में उदाहरण लिया था सोडियम का और सोडियम 281 जब होता है तो एक यहाँ पर 8 से 1 ज्यादा है तो एक वो निकाल देता है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ही धन आवेश होता है। और क्लोरीन 287 तो 8 में 7 है, एक की कमी है, 8 बनाने के लिए वो एक भीख मांगता है और एक जब वो भीख मांगता है तो एक लेने के बाद वो ऋण आवेश हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का निकालना ही धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही ऋण आवेश होता है। लेकिन अब हम इसकी अगर एक लाइन की परिभाषा बनाना चाहें तो भी बन सकता है। जरा इन्हीं उदाहरणों पर गौर करिएगा। सोडियम 11, पहले मैं पुरानी बात लिख दूं, 281 सोडियम 11। तो मैं पूछूं कि सर इलेक्ट्रॉन कितना, तो आप कहेंगे 11। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन कितना तो आप कहेंगे 11। अगर मैं पूछूं प्रोटॉन कितना, 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11। और अगर आपने यह कंफ्यूजन पाल रखा है कि सर 11 11 11 कैसे हुआ है, तो आप याद रखेंगे पैरों में पेज है। गुड, पैरों में पेज है। पैरों में क्या है? पेज है। पेज कहने का मतलब, अच्छा पैर, मुझे ये बताइए कि पैर नीचे होता है या ऊपर? तो आप जाहिर से बात बोलेंगे नीचे। तो देखो ना नीचे, देखो ना नीचे, यहाँ पर देख लीजिए कि पैर में कितना है? 11। अब बताइए इसके पैर में तो 11 है, लेकिन पैरों में क्या है? पेज, PEZ, पेज है। पैरों में जब पेज है तो P का मतलब प्रोटॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन और Z का मतलब परमाणु संख्या। तो हुआ ना, प्रोटॉन भी पैर में 11, इलेक्ट्रॉन भी पैर में 11 और परमाणु संख्या Z भी पैर में 11। अब अगर मैं इतना बताने के बाद आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम 12, तो मैग्नीशियम 12 में इलेक्ट्रॉन कितना, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर पैरों में पेज है। तो जब पैरों में पेज है तो प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन भी 12 और परमाणु संख्या भी 12। तो आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे और आप चकाचक कतई जहर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें, सीखते रहें। इसके लिए आपको इस वीडियो को जहर जैसा फैलाना है
कि तमाम विद्यार्थियों में एक हलचल पैदा हो कि आ गए हैं हेमंत सर और आपके कॉन्सेप्ट को चीर फाड़ करने वाले हैं और आप और हम घर बैठे ही ऐसे नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो आइए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन शेयर और लाइक ना करना भूलें। लाइक का बटन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पहले उसे दबाइए, लोगों को शेयर करके बुलाइए और फिर आगे वीडियोस देखिए कि पैरों में पेज है तो मैग्नीशियम 12 12 12। तो अब कहानी को और आगे हम समझते हैं, थोड़े से अलग तरीके से हमने चीजों को सीखने और समझाने का काम किया। तो जरा गौर फरमाइए कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया है, तो बताओ 11 में एक कम गया तो कितने हो गए, 10। बताओ प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो बताओ प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कम हुआ है या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम हुआ है या ज्यादा। तो आप कहोगे सर कम हो गया, लेकिन अगर कम हो गया तो बताओ यह प्लस में बन गया या माइनस में बन गया। तो आपने कहा प्लस में बन गया, तो अगर मैं बोलूं कि प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी अगर होती है तो बाबू बन जाता है धनावेश। प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो बन जाता है धनावेश। क्या बन जाता है, बन जाता है वो धनावेश, बन जाता है वो कौन सा आवेश, बन जाता है वो धन आवेश। अब चलिए आगे हम और समझते हैं। आपने समझा कि प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना ही धन आवेश होता है। अब आइए बात करते हैं थोड़ी रिंग आयन की। क्लोरीन 17 287 पैरों में पेज है तो प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन 17। अब यहाँ पर 7 है, होना चाहिए 8, तो 7 1 लेगा तो 7 + 1 तो 17 + 1 बराबर 18, 17 + 1 बराबर 18। तो जरा देखो ना, 17 की तुलना में 18 ज्यादा है या कम। तो आप कहेंगे सर ये तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा है, सच कह रहा हो ना, ये तो क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन, अच्छा आपने शायद उल्टा लिख दिया है, आपने इलेक्ट्रॉन 1 लिया है तो आप तो इलेक्ट्रॉन में 1 जोड़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन 18 है और ये प्रोटॉन की तुलना में बढ़ चुका है। और बढ़ने के बाद जब ये 1 मांगेगा, जब दिल मांगे मोर, आपने गाना तो सुना ही होगा, जब दिल मांगे मोर, तो इसका जो दिल है वो 1 और मांग रहा है, तो मांगने वाले को हम माइनस दे देते हैं कि ओ चलो तुम मांग रहे हो, लो माइनस, ओ चलो तुम दे रहे हो प्लस। तो इसने लिया तो ये माइनस हो गया, और जब ये माइनस हो गया इसके कहने का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पर 1 बढ़ चुका है। तो हम कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना, प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना, ऋण आवेश ऋण आवेश ऋण आवेश। तो आपने यहाँ पर देखा कि प्रोटॉन की तुलना में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना या वृद्धि होना बराबर ऋण आवेश। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होना बराबर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होना कौन सा आवेश? ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होना कौन सा आवेश होगा? कौन सा आवेश होगा? कौन सा आवेश होगा? होगा ऋण आवेश। तो आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन का बढ़ना प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ऋण को आता है और प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का घट जाना धन को आता है। इस तरह से हमने आवेश को पूरी तरह से डिफाइन कर लिया, हमारे दिमाग में फिट हो गया कि क्या चीजें बढ़ेगी, क्या चीजें घटेगी, कब तुम प्लस हो जाओगे, कब माइनस हो जाओगे। अब एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है। सवाल आपसे और ध्यान से देखिए, ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि आवेश के गुण बताओ, आवेश के गुण लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण लिखो, आवेश के गुण लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को आप बताइए। सवाल में आता है कि आवेश के दो मौलिक गुण लिखे। आवेश के कितने मौलिक गुण लिखे? दो मौलिक गुण लिखे। इस तरह का सवाल आता है कि आवेश के दो मौलिक गुण को लिखे, आवेश के दो मौलिक गुण को लिखे। तो आइए सिलसिला को शुरू करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसे मेरी तरह नोट भी करें। मैं ऐसे लिखता भी चलूंगा, आप धीरे धीरे वीडियोस को देखते देखते आप जो है वीडियोस की टाइमिंग देखते हुए आप जो ऐसे नोट कर लेंगे या फिर बाद में नोट करेंगे या वीडियोस को बार बार देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो से एक सवाल अभी आपके 10-15 मिनट क्लास होने के बाद यह सवाल जो आ चुका है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं वीडियो को देखने वाले क्लास 12th के बच्चों से ये गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम यह टॉपिक बड़े ही ध्यान से देखें, ध्यान से सीखें कि आवेश के गुण क्या है। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। आपका आवेश जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। आपने 11 में तो ये पढ़ा ही होगा कि सदिश किसे कहते हैं? जिनमें परिमाण और दिशा हो और जिन्हें बताने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, जिन्हें सिखाने के लिए, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल दिशा नहीं चाहिए, केवल और केवल परिमाण चाहिए, वैसी राशि आपकी अदिश राशि कहलाती है। तो वह राशि अदिश राशि कहलाती है। तो आवेश को भी केवल परिमाण चाहिए, इसको दिशा का कोई भी ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है।
तो आवेश अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है जी दोस्तों, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है। वेरी गुड। आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? तो आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। बिल्कुल आपने ठीक ठाक समझ लिया कि आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। इसमें परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे आवेश संरक्षित होता है। आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है, यानी कंजर्वेटिव होता है। आवेश जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। हमने दूसरा उदाहरण लिया कि आवेश जो है वो संरक्षित होता है, आवेश कंजर्वेटिव होता है। आवेश क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। अब जरा गौर से समझिए कि आवेश जो है कंजर्वेटिव होता है तो आवेश संरक्षित होता है। जरा उदाहरण से समझते हैं। जरा देखिए, ए नाम की कोई वस्तु है और बी नाम की कोई वस्तु है। ए नाम की कोई वस्तु है और बी नाम की कोई वस्तु है। ये हमने दो वस्तु ले लिया। वस्तु शुरू में उदासीन होती है तो ए का आवेश 0, बी का भी आवेश 0, तो कुल आवेश होगा 0। बच्चों, इनका कुल आवेश होगा 0। अब हमने ए और बी को आपस में रगड़ा। जरा ध्यान से देखेंगे, हमने ए और, आपको दिख रही होगी, ध्यान से देखना है, ए और बी को हमने रगड़ा, ए और बी को हमने रगड़ा, ए और बी को हमने रगड़ा। मान लीजिए कि ए बी को एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ए +1 होगा और बी -1 होगा। ए जो है वो +1 हो जाएगा और बी जो है वो -1 हो जाएगा। ए जो है ए जो है वो +1 हो जाएगा और बी जो है वो -1 हो जाएगा। ए +1 और बी -1 हो जाएगा। ए +1 और बी -1 हो जाएगा। अब इस +1 को -1 के साथ ऐड करें तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो अभी भी रगड़ने के पहले अगर आवेश 0 है तो रगड़ने के बाद भी आवेश 0 होगा। रगड़ने के बाद आवेश क्या होगा? 0 होगा। अब चीजें आप समझिए, यहां से यहां आवेश जब आया तो क्या ट्रांसफर हुआ? आपको यहाँ पर A पर प्लस दिख रहा है और B पर -1 दिख रहा है, तो आवेश के उत्पन्न होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू बॉडीज, इट इज द रियल रीजन ऑफ टू बिकमिंग द चार्ज ऑन बॉडी। तो A और B पर आपने आवेश को देखा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो एक दिया +1 और ये एक -1, प्लस माइनस एक दूसरे को अगर कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस मिलकर 0 हो जाते हैं। तो आपने देखा, जरा यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर भी पहले वो 0 है और बाद में भी वो 0 है, यानी पहले भी वो 0 है और बाद में भी वो 0 है। इसके मतलब ये हो गए
कि वह जो है वो पहले जितना होता है उतना ही बाद में होता है, यानी आवेश संरक्षित होता है। आवेश जो है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश जो है वो क्या होता है, संरक्षित होता है, यानी वस्तु में पहले जितना आवेश होता है उतना ही आवेश रगड़ने के बाद होता है, यानी आवेश संरक्षित होते हैं। तीसरा हम सीखेंगे, आवेश केवल स्थानांतरित होते हैं। आपका चार्ज जो है वो केवल और केवल ट्रांसफरेबल होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। आपको मैं बता दूं कि आवेश केवल ट्रांसफरेबल होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। आपने चीजों को देखा कि A से इलेक्ट्रॉन निकलकर B में आया तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, चीजें केवल ट्रांसफर होगी। इलेक्ट्रॉन का केवल ट्रांसफर होगा, तो आवेश केवल स्थानांतरित होते हैं। आपके आवेश जो है वो केवल स्थानांतरित होते हैं, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आदान प्रदान होते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आदान प्रदान होते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आदान प्रदान होते हैं। अतः तीसरा जो पॉइंट है वो है आवेश स्थानांतरित होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो आवेश स्थानांतरित होता है। अब हम चौथे की ओर जरा सफर करेंगे, जरा गौर करना। अगर एक जैसे आवेश हो, अगर समान आवेश हो, जैसे प्लस एवं प्लस, माइनस एवं माइनस, तो इनमें होगा प्रतिकर्षण। अगर समान आवेश है, अगर सिमिलर चार्ज है, अगर कैसे चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, प्लस और प्लस यानी दो प्लस है, तो वो एक दूसरे को हटाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी उनमें होगा प्रतिकर्षण, उनमें होगा प्रतिकर्षण। अगर माइनस और माइनस हैं तो उनमें होगा प्रतिकर्षण, उनमें होगा प्रतिकर्षण। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर असमान आवेश हैं, अगर असमान आवेश हैं, यानी एक प्लस है और एक माइनस, या एक पहला माइनस है और दूसरा प्लस, तो इनमें होगा आकर्षण, इनमें होगा एट्रैक्शन, यानी अनसिमिलर चार्ज में एट्रैक्शन होगा और सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होगा। प्लस प्लस प्रतिकर्षण, दूर हट जाएंगे, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, दूर हट जाएंगे, प्लस माइनस एक दूसरे के विपरीत पास आ जाएंगे, माइनस प्लस एक दूसरे के विपरीत पास आ जाएंगे। और अब चलिए इसे याद करने की बहुत ही नया टेक्निक समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल। देखिए, प्रतिकर्षण का मतलब दूर हट जाना, तो हम कह सकते हैं ना, आई हेट यू। एक कहानी के जरिए समझते हैं। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब
दूर हट जाना, तो प्रतिकर्षण का जब मतलब होगा दूर हट जाना, तो दूर हट जाने को हमने डायलॉग दिया हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। चलिए अब जरा गौर कीजिए, आकर्षण बुलाती है ना, आपने तो गीत सुना ही होगा, पास बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यहाँ जाने का है, वहां जाने का नहीं है, लेकिन यहाँ जब बुलाएगी तो जाने का है। आकर्षण यानी आई लव यू, आई लव यू। प्रतिकर्षण आई हेट यू, जब एक दूसरे से हम हेट करेंगे तो दूर हो जाएंगे, और जब लव करेंगे तो पास आ जाएंगे। तो आकर्षण को हमने याद कर लिया, आई लव यू यानी पास आ जाओ तुम, और प्रतिकर्षण को याद कर लिया, आई हेट यू दूर चले जाओ तुम। अब जरा गौर करेंगे, एक प्लस और एक प्लस माइनस माइनस, अब हम प्लस को बना देते हैं लड़का, प्लस को हम बना देते हैं लड़का, और माइनस को बना देते हैं लड़की, ठीक है ना। प्लस को हमने बना दिया है लड़का और माइनस को हमने बना दिया है लड़की। अब आप जरा थोड़ा सा बी प्रैक्टिकल, जरा आप बी प्रैक्टिकल, जरा सोचो कि ये लड़का तो ये भी तो लड़का ही होगा, क्योंकि यहाँ बी प्लस है, तो लड़का और लड़का, लड़की और यहाँ माइनस तो लड़की। बताइए, लड़का लड़का में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, एक लड़की और लड़की फ्रेंड होती है लेकिन उतना कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। लेकिन जब एक प्लस यानी एक लड़का, जब एक माइनस यानी एक लड़की को देखता है तो वो सोचता है, वो एक दूसरे से कहते हैं आई लव यू, आओ मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो। तो मैंने कहा कि प्लस अगर लड़का है तो दो लड़के एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, कम बातें करनी चाहते हैं, एक दूसरे से कम मिलना चाहते हैं। एक लड़की और एक लड़की है, वो भी कम मिलना चाहती है। लेकिन अगर एक लड़का हो और एक लड़की हो तो वो दोनों आपस में बातचीत करना चाहेंगे, वो कहना चाहेंगे एक दूसरे से आई लव यू, आओ मेरे पास आ जाओ। तो बात आपने समझ लिया होगा कि प्लस प्लस में हिट होगा और प्लस माइनस में लव होगा, आओ मेरे पास आ जाओ और आओ मुझसे दूर चले जाओ। तो हम चौथा कह सकते हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। समान आवेश में आकर्षण होता है और विपरीत आवेश में प्रतिकर्षण या आकर्षण। समान में प्रतिकर्षण, विपरीत में आपका आकर्षण, समान में प्रतिकर्षण। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण था जिसे हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब अगला जो पांचवा है वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को और क्लियर कीजिए। पांचवा, आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है। अब यहां से दो सवाल आप बना सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद आप दो सवाल को बना सकते हैं, दो पॉइंट्स को सीख कर क्लियर कर सकते हैं। पहला, आवेश के मौलिक गुण लिखें। तो आपको मैंने 5 मौलिक गुण सिखाया, आप 5 में से 2 एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, कभी कभी एग्जाम में एक सवाल आता है जो इसी के गुण से लिया गया है। पूछा जाता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। आपसे सवाल एक अलग सवाल बनाकर पूछा जाता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं।
आपको सवाल दे दिया जाता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी यहाँ पर मैं एक स्टार लगा दूं और ये आपको बता दूं कि आप भी अपने नोटबुक में इसको एक इम्पॉर्टेंट लाइन के रूप में प्रिफर करेंगे, क्योंकि ये खुद में एक सवाल है, आवेश क्वांटीकृत होता है। तो चलिए चीजों को सीखना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्वांटीकृत का मतलब होता है पैकेटिंग। क्वांटीकृत का मतलब होता है स्थूल। स्थूल का मतलब होता है पैकेट में होना, बोरे में होना, यानी बहुत सारा चीज जमा होना। और स्थूल यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि जैसे कोई चावल पैकेट में आती है, तो पैकेट का मतलब है कि ढेर सारे चीजों को एक जगह एकत्र किया गया है। तो क्वांटीकृत का जो मीनिंग होता है वो होता है पैकेटिंग, यानी स्थूल होना, यानी एक साथ बहुत सारी चीजों का जमा होना। तो जरा गौर फरमाइए, अगर आपने पुराने उदाहरणों में देखा कि अगर सोडियम और क्लोरीन की चर्चा करें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेती है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब जरा गौर करिएगा कि अगर मैं कहूं कि सोडियम ने 1.5 इलेक्ट्रॉन आपको क्लोरीन को दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कभी भी भिन्न में, कभी भी दशमलव में हो सकता है? अगर मैं बोलूं 1.75 आपके इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दिया, तो क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ? तो आप कहेंगे जी सर ऐसा तो होता नहीं। अगर कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु को इलेक्ट्रॉन देती है तो 1 दे सकती है, 2 दे सकती है, 3 दे सकती है, 4 दे सकती है, 5 दे सकती है, 6 दे सकती है, 7 दे सकती है, लेकिन कभी भी 1.5, 1.25, 1.5, पौने, 2.5 इन सभी यानी दशमलव या भिन्न में नहीं दे सकती है। ना तो दशमलव में दे सकती है और ना ही भिन्न में दे सकती है। ना तो दशमलव में दे सकती है और ना ही भिन्न में दे सकती है। ना तो दशमलव में दे सकता है और ना ही भिन्न में दे सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? ना ही वो दशमलव में दे सकती है और ना ही वो भिन्न में दे सकती है। तो आप अगर नोट करना चाहें तो पहला लाइन डैश दे के नोट भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं नोट दे के डैश में, पहली लाइन ये लिख सकते हैं कि आवेश का स्थानांतरण दशमलव और भिन्न में नहीं होता है। अगर मैं चीजें लिखना भी शुरू कर दूं, अगर मैं चीजों को राइट डाउन करूं, तो मैं लिख सकता हूं कि आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण जब भी होगा पूर्णांक में होगा, पूर्णांक में होगा, दशमलव में, दशमलव में और भिन्न में नहीं होगा। यही बात क्वांटीकरण कहलाती है। हम कह सकते हैं कि आवेश का अस्थानांतरण, आवेश का अस्थानांतरण केवल और केवल पूर्णांक में होता है। ऑलवेज, हमेशा पूर्णांक में होता है, दशमलव और भिन्न में नहीं होता है, दशमलव और भिन्न में नहीं होता है। तो इसका सूत्र होगा Q बराबर N, Q बराबर N, Q बराबर N, जहाँ Q वस्तु का आवेश है,
जहां Q क्या है, वस्तु का आवेश, जहां Q क्या है, वस्तु का आवेश है। N कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, N जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, N जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है। E जो छोटी E जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल गुण है, इलेक्ट्रॉन का मौलिक आवेश है, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है। Q जो है वस्तु का आवेश है, Q जो है वो वस्तु का आवेश है। N जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का मौलिक गुण है, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, Q वस्तु का आवेश है, Q जो है वो वस्तु का आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है, इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल चार्ज है। और आपको लिखना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। तो Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, यह आवेश का क्वांटीकरण है। Q बराबर Ne, ये जो है क्या है, आवेश का ये आवेश का क्वांटीकरण है। Q वस्तु का आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E जो है इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है, और मूल आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। और अगर हमने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो चिन्ह आगे का प्लस होगा, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो आगे का चिन्ह माइनस होगा। अगर हमने आवेश को ग्रहण किया, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू किया तो आगे का चिन्ह प्लस होगा, और अगर हमने इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम किया तो आगे का चिन्ह प्लस, सॉरी मैंने आपको शायद ग्रहण करना बोल दिया होगा, लेकिन आपको पहले से मालूम है कि इसका प्लस का मतलब त्यागना होता है। तो जरा ध्यान से समझेंगे चीजों को कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलती है तो हम प्लस लिखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो माइनस लिखेंगे। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक में होते हैं, दशमलव और भिन्न में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। और एक बात मैं और समझा दूं कि आवेश, एकदम नोट वाली बात जो एग्जाम में बहुत बार आती है, जो आपको याद रखना होगा कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम। कूलम यानी कूलम्ब होता है, कूलम भी बोलते हैं या फिर कूलम भी बोल सकते हैं। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसे C से सूचित किया जाता है, और इसका सीजीएस मात्रक
इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। कैसा होता है? स्टेट कूलम होता है। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको डिलीवर की जा रही है। अगर आपने आज की चीजों को, आज के वीडियो को बहुत ध्यान से सीखा तो आवेश के गुण, आवेश का क्वांटीकरण और आवेश के मात्रक और क्वांटीकरण से जुड़े हुए सवाल आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार प्रिपेयर किए गए हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और वीडियो को शेयर भी करना है। तो आप बात कर रहे थे कि एसआई मात्रक यानी कूलम, जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश की बात अगर की जाए तो वो आवेश कूलम होता है और इसका सीजीएस मात्रक जो है वो स्टेट कूलम होता है। अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सवाल बनता है कि एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं। एक कूलम जो होता है उसमें कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो आपको लिखना है 3 × 10⁹, 3 × 10⁻⁹ एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। आप इन चीजों को लिख सकते हैं। आप 1 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान से इन तमाम चीजों को समझें, राइट डाउन करें। मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, आप इस चीज को जरूर लिखें क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में मेंशन किए जाते हैं। आपसे बार बार सवाल पूछा जाता है कि एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो आपको लिखना है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। एक बार मैं फिर रिमाइंड कर दूं कि आपके आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर कूलम। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। और एक कूलम में कितने स्टेट कूलम? 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। कभी कभी एग्जाम चीजों को काफी बदल देता है, कभी कभी एग्जाम चीजों से काफी उलट पुलट करके गेमिंग खेलता है और हमारे एग्जाम के पैटर्न को जब हमारे विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं तो सवाल गलत कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको याद करवाया कि एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम, तो 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक स्टेट कूलम बराबर खाली स्थान या कितने कूलम होते हैं। ऑप्शन भी आपको दे दिए जाएंगे, ऑप्शन भी दिए जाएंगे 3 × 10⁻⁹, दूसरा दिया जाएगा 3 × 10⁻⁻⁹, तीसरा दिया जाएगा 1 × 10⁻⁹, चौथा दिया जाएगा 1/3 × 10⁻⁹। तो हमारे विद्यार्थी सवाल को बड़ा तेजी में लेते हैं और कहते हैं हाँ क्लास में, वीडियोस में ये तो सिखाया गया ना कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। लोग माइंड में सेट रखते हैं और एग्जाम में सवाल तो देखते नहीं है, बस कूलम और स्टेट देखा और टिक कर दिया 3 × 10⁻⁹। जी ये बिल्कुल गलत है। 3 × 10⁻⁹ तो होगा ही नहीं। अब आइए चीजें क्या होगी, हम सीखने और सिखाने का काम करते हैं। तो आप जो है लिखेंगे, पुरानी बातों को जरा गौर से समझेंगे कि आपने कहा, आपको याद होगा कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹
स्टेट कूलम। एक कूलम बराबर 3 गुने 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम। एक कूलम बराबर 3 गुने 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम। अब ऐसा करता हूं, मैं इसके नीचे एक तो लिख ही सकता हूं और 1/1 के नीचे भी मैं ये लिख ही सकता हूं। गौर करिएगा, बिल्कुल ध्यान से चीजों को सीखिएगा। मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं और आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एक कूलम बराबर 3 गुने 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम। एक के नीचे एक है और 3 गुने 10 पे पावर 9/1 मैंने एक यहाँ लिख दिया, क्योंकि एक से डिवाइड करने पर वो चीजें वही मिलेगी। अब जरा गौर करेंगे, स्टेट कूलम भी यहाँ पर इनटू के फॉर्म में है। स्टेट कूलम भी यहाँ पर इनटू के फॉर्म में है, यानी गुना के फॉर्म में है। और गुना जब हो तो गुना वाला जब किसी दूसरे तरफ आता है तो वो उलट जाता है। जरा गौर से समझिएगा, गुना वाला चीज जब किसी दूसरी तरफ आता है तो वह भाग में हो जाता है या चीजें उलट जाती है। तो जरा गौर कीजिए, एक ये गुना में है, यहाँ इधर आएगा तो भाग में। 1/3 गुने 10 पे पावर 9 भाग 1। ये यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ एक बचा, स्टेट कूलम। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? भाग जब गुना में होगी तो चीजें उलट जाएगी, नीचे वाला ऊपर होगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर 10 टू द पावर 9 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 टू द पावर -9 होगा। 1 जा 1 यानी 1 हम लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 गुने 10 पे पावर -9 कूलम, यानी ऑप्शन डी सही था, लेकिन आप ऑप्शन ए में टिक कर रहे थे। तो आपने सीखा, आपने समझा कि आपका जवाब जो है वो डी होना चाहिए। इसी तरह की गलती एग्जाम में हो जाती है। तो आपने इस तरह का सवाल भी सीखा। और मैं बता दूं कि 100 में 80 बार इसी का सवाल आता है। एक कूलम बराबर 3 गुने 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम। परंतु मैं आपको बता दूं कि एक स्टेट कूलम बराबर एग्जाम में जब पूछे तो 1/3 गुने 10 पे पावर -9 कूलम को टिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी और आपने इसे बिल्कुल आसान तरीकों में सीखा और कहां पर हमारा सवाल फंसता है वो भी हमने देखा, सीखा, समझा। अब हम क्वांटीकरण के सवाल लेना शुरू करते हैं। क्वांटीकरण में हम सवाल सीखते हैं। जैसे हमसे सवाल अगर पूछा जाए, हमसे अगर सवाल पूछा जाए कुछ इस तरह का सवाल हो कि एक वस्तु 10 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। एक वस्तु 10 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वस्तु का आवेश क्या होगा? तो वस्तु का आवेश क्या होगा? एक वस्तु 10 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वस्तु का आवेश क्या होगा? जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएं, आप चीजों को, डाटा को नोटेशन के साथ लिखेंगे। देखिए वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो आप कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या को 10 से लिखते हैं। m बराबर 10, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। आवेश क्या होगा?
तो आवेश को लिखते हैं Q से, और Q का फॉर्मूला मैंने बताया है Q बराबर ne, Q बराबर ne। और इस सवाल में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो त्याग का मतलब देना, और मैंने सिखाया था कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो चिन्ह धनात्मक होता है, तो Q बराबर प्लस ne, Q बराबर प्लस ne बराबर n का जो नंबर है वो 10 है, और E का जो मान होता है वो मैंने सिखाया था 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब हम यहाँ से दशमलव को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो बटा 10, 10 से 10 कटेगा, 16 गुने 10 पे पावर -19 कूलम इस सवाल का जवाब हो जाएगा। इस तरह के सवाल हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह के सवाल में अगर त्याग की जगह बोला जाए कि एक वस्तु 10 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो फिर सवाल का जो थोड़ा सा तरीका है वो बदल जाएगा। n बराबर 10 ही रहेगा, लेकिन q बराबर n ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रहण करती है तो चिन्ह माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस देंगे और यहाँ भी माइनस देंगे, तो -16 गुने 10 पे पावर -19 कूलम होगा। मतलब हम क्वांटीकरण के सवाल को भी इस तरीके से बना सकते हैं। क्वांटीकरण के सवाल को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले n का नंबर लिखना है, q बराबर ne लिखना है, त्यागने के कारण प्लस लिखना है, ग्रहण करने के लिए माइनस लिखना है, सभी डाटा को रख देना है। E का मान 1.6 गुने 10 पे पावर -19 होता है, और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, गुना भाग करेंगे, और जो भी उत्तर आएगा हम उसका जवाब देंगे। -16 गुने 10 पे पावर -19 कूलम या +16 गुने 10 पे पावर -19 कूलम, इन दोनों सवाल के उत्तर को हमने सीखा, और इसी तरह से हम सवाल बना सकते हैं। ये क्वांटीकरण का पहला टाइप है। हम पहले टाइप में इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकते हैं, और हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने के वजह से आवेश निकाल सकते हैं। अब इसी तरह के सवाल में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, आपको आवेश दे दे, आवेश देने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालनी हो, इस तरह का भी सवाल अगर दे दे, तो नो डाउट हम इस तरह का भी सवाल निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, Q की वैल्यू रख देनी है बराबर ne, E का मान तो जानते ही हैं, जब वो उधर जाएगा तो डिवाइड में, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, Q बराबर ne। अब Q की वैल्यू दे दे और आपसे M की वैल्यू ही पूछे, तो E का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, Q में E से डिवाइड कीजिएगा, M का वैल्यू निकल जाएगा, तो Q बाय E अगर हम कर दें तो M निकल सकता है। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो आप बना सकते हैं। अब हम टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 में आपसे पूछा जाएगा कि एक वस्तु पर फलाना आवेश हो सकता है क्या। आपको कोई आवेश दे देगा कि एक वस्तु है, उस पर फलाना कूलम आवेश हो सकता है क्या। एक आवेश दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि क्या ढकाना आवेश हो सकता है क्या। चलिए एक सवाल ले ही लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये टाइप 2 है, यहाँ से भी एक सवाल बन रहा है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जाएगा कि क्या बस
वस्तु पर 4.8 गुने 10 पे पावर -18 कूलम का आवेश हो सकता है। क्या वस्तु पर 4.8 गुने 10 पे पावर -18 कूलम का आवेश हो सकता है? क्या वस्तु पर 4.8 गुने 10 पे पावर -18 कूलम का आवेश हो सकता है? तो अगर इस टाइप का सवाल आए तो आप सिर्फ और सिर्फ n निकालेंगे। जिस तरह का अगर आप टाइप 2 के सवाल से मुलाकात कर चुके हैं, बुक्स में आपको इस तरह का सवाल मिल चुका है, तो आप इस तरह के सवाल में n को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n को निकालेंगे। और अगर n का मान पूर्णांक में आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 12, 100, 300, 500 अगर आता है तो आप बोलेंगे हाँ ऐसा आवेश हो सकता है। लेकिन अगर आपका उत्तर दशमलव में, बटा में, जैसे 0.2, 2/10, 1/5, 1/3, 1/10, अगर इस तरह का सवाल का उत्तर आता है, पूर्णांक के बजाय भिन्न या दशमलव में आता है, तो आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश कभी भी पूर्णांक के अलावा दशमलव या भिन्न में नहीं होता। इसी वजह से ऐसा आवेश नहीं हो सकता है। इतनी बात को सीखने के बाद चलिए इसे बनाते हैं कि क्या ऐसा आवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको मैंने बोला n निकालेंगे, n बराबर q बाई ई, क्योंकि q बराबर ne, तो n बराबर q बाई ई। आपको फॉर्मूला याद रखनी होगी। तो आपको q बराबर q यानी आवेश दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻18, 4.8 गुने 10 पे पावर -18, 4.8 गुने 10 पे पावर -18, 4.8 गुने 10 पे पावर -18, और ई का मान है 1.6 गुने 10 पे पावर -19, 10 पे पावर कितना? -19। अब चलिए 16×3 = 48, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक तो हटाने की जरूरत ही नहीं है। 16×3 = 18 से -19 काटेंगे, 10 पे पावर -1, -18 से 10 पे पावर -19 को काटेंगे, 10 पे पावर -1, ऊपर के 3, 10 पे पावर -1 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर +1, 10 पे पावर -1 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर +1 माइनस ऊपर गया तो प्लस हो गया। 10 पे पावर +1 का मतलब 10 ही होता है, तो 3/33 यानी आंसर है 30। तो 30 आंसर नहीं है, 30 एक पूर्णांक है। तो आपको लिखना है हाँ ऐसा आवेश हो सकता है, हाँ ऐसा आवेश हो सकता है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो पूर्णांक में आई है। और जब हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्णांक में आई है, तो जब पूर्णांक में आई तो हम कहेंगे जी हाँ ऐसा आवेश हो सकता है, हाँ ऐसा आवेश हो सकता है। तो आपने यहाँ सीखा। अब अगर मैं इसी सवाल में एक सवाल दूसरा ऐड कर दूं,
अगर मैं आपको यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 18 की जगह मैं 10 पे पावर माइनस 22 कूलम कर दूं, 4.8 गुने 10 पे पावर माइनस 22 कूलम कर दूं, क्या वस्तु पर 4.8 गुने 10 पे पावर माइनस 22 कूलम का आवेश हो सकता है? अगर इस तरह का सवाल दिया हो तो आपने इस तरह का सवाल बना लिया है, तो चलिए फटाफट हम इस तरह के सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे m बराबर q बाई e लिखेंगे। q का मान दिया है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 22, 4.8 गुने 10 पे पावर माइनस 22, 4.8 गुने 10 पे पावर माइनस 22। ई का मान आपको याद रखना होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, 16 तिया 48, माइनस 19 से माइनस 22 काटेंगे, 20 21 22, 20 21 22, 10 पे पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 3 गुने 10 पे पावर माइनस 3, 3 गुने 10 पे पावर माइनस 3, 3 गुने 10 पे पावर माइनस 3, 3 बटे 10 पे पावर माइनस 3 नीचे जाएगा 1 2 3, 10 पे पावर 3 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा बटे में 1000, जब भाग देंगे तो 0.003, 3 0 यानी दशमलव के बाद 3 अंक, 0.003। क्या यह पूर्णांक है? तो आप कहेंगे नहीं, तो हमारा आंसर भी होगा नहीं, यानी इस तरह के आवेश नहीं हो सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं, बहुत ही जरूरी है सीखने के लिए, जो आपको ट्रिक के रूप में काम करेगा। देखिए, अगर 10 पे पावर माइनस 19 से कम पावर था, 10 पे पावर माइनस 19 से कम पावर था, तो जवाब हाँ की तरफ था। माइनस 18 मैंने लिखा तो जवाब हाँ था, माइनस 17 लिखा तो जवाब हाँ की तरफ था। लेकिन माइनस 19 से अगर बड़ा कर देंगे 20 21 22 जैसा मैंने इस सवाल में किया है, तो जवाब नहीं की तरफ है। यानी अगर हम लॉजिकली सीखें कि अगर हम बहुत तेजी से सवाल को कवर करें, कि बहुत तेजी से इसका जवाब ढूंढे बिना पेपर और पेन चलाए, तो भी हम दिमाग लगा सकते हैं कि इंटू 10 टू दी पावर अगर माइनस 19 से कम हो तो जवाब हाँ की तरफ जा रहा है, और अगर माइनस 19 से ज्यादा हो तो जवाब नहीं की तरफ भी जा रहा है। इस तरह से हम क्वांटीकरण के सवाल को बना सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वीडियो का बहुत ध्यान से रिवीजन करना है, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इम्पोर्टेंट कड़ी थी, बेसिक था। आपको यहाँ से चीज़ें और आगे समझनी होगी, तो यहाँ तक का पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करना है और बहुत ज़्यादा शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिजिक्स विद हेमंत सर लखीसराय, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगले हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वांटीकरण से आगे, सीखेंगे कि आवेश में और कौन कौन से गुण होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से आगे के प्रमेय आते हैं। उन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए बेल आइकन को हिट करना है कि मेरी तमाम वीडियोज आप तक पहुंचे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।